अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस। इसको हम न्यूनेटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है हमारे रिस्पिरेटरी फेलियर्स के अंदर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसको हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज़ क्यों कहते हैं और सरफेक्टेंट डेफिशिएंसी की वजह से आरडीएस होता क्यों है। इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर हैं इनको हम डिस्कस करेंगे कि इनकी वजह से कैसे हमारी बॉडी के अंदर आरडीएस हो सकता है। जो इन्फेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर आरडीएस हो सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सर्फेक्टेंट है इसका काम क्या होता है। जो सर्फेक्टेंट है उसका काम क्या होता है। जब आपको इसकी फिजियोलॉजी का पता होगा तो आप बहुत ही इजीली इसकी पैथोलॉजी भी इजीली आप कवर कर सकते हैं। अब सर्फेक्टेंट ना आपने सिर्फ इतना से याद रखना है, हमारे जो एल्वोलाई होते हैं ना उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे? एल्वोलाई के अंदर हमारा प्रोड्यूस होता है। काम क्या करता है? काम ये करता है कि जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारे जो एल्वोलाई होते हैं इनको कोलैप्स होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। इसका ये काम होता है, राइट। कैसे बनता है ये टाइप 2 न्यूमोसाइट से, ये बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आपने फिजियोलॉजी ये याद रखनी है कि जो सर्फेक्टेंट होता है हमारे एल्वोलाई में प्रोड्यूस होता है और क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब भी हम एक्सहेलेशन करते हैं तो कोलैप्स होने से बचाता है। जब हमारे अल्वोलाई कोलैप्स नहीं होंगे तो अब हमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलेगी, राइट। और हमारी बॉडी के अंदर गैस की क्या करता है, एक्सचेंज होने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। अब देखें, वो कहता है अब सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होगी है। इमेजिन करें सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से मुझे ये बताएं, क्या हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से जब हम एक्सहेल करेंगे तो क्या हमारी बॉडी के अंदर जो एल्वोलाई होंगे वो कोलैप्स होंगे? बिल्कुल होंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक बैलून लेते हैं और उसके अंदर हवा भरते हैं, लेकिन जब आप हवा बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन एल्वोलाई के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो कोलैप्स होने से बचाते हैं, एटलेक्टेसिस होने से बचाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीड्स टू पुअर लंग कंप्लायंस, एल्वुलर कोलैप्स और एटलेक्टेसिस। लाइक लंग्स बिल्कुल ऐसे कोलैप्स होकर रह जाते हैं। अब होता क्यों है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है बेसिकली। देखिए, अब हमारी बॉडी के अंदर अगर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है, अब इसकी वजह से हो क्या सकता है। फर्स्ट वन, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हुई और इसकी वजह से क्या हो सकता है, एल्वुलर कोलैप्स। क्यों होगा? क्योंकि हमारी बॉडी में जब सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है, राइट, और उसकी वजह से हमारे जो एल्वुलर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। जब हम एक्सपायरेट करते हैं और एंड ऑफ द एक्सपायरेशन में हमारी क्या सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे जो लंग्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एटलेक्टेसिस की जो से देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज क्यों? जब एटलेक्टेसिस हो गया, फॉर एग्जांपल, हवा अंदर आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी, लेकिन अब अल्वोलाई इतने कोलैप्स हो गए हैं और उसमें सर्फेक्टेंट नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन। अब इस डिफ्यूजन में क्या, अब जब अल्वोलाई कम है, अब उसके अंदर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और ऑक्सीजन क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब ऑक्सीजन डिक्रीज होगी तो जो अल्वोलाई के सराउंडिंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स हैं उनको ऑक्सीजन भी कम मिलेगी, राइट। उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर हाइपोक्सीमिया होगा। ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या हो सकता है, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपर कैपनिया। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है, हाइपर कैपनिया। और ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या हो सकता है, हाइपोक्सीमिया। अब हमारी बॉडी के अंदर जब हाइपोक्सिया हो गया और एसिडोसिस होगी, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा की वजह से। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, हाइपर कैपनिया होगा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। अब रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस प्लस हाइपोक्सिया, अब ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है उसे क्या कर देंगे, एक्टिव। जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एक्टिव होगा तो क्या पैदा होगा, इंटरल्यूकिन 1 और 6। अब ये पैदा होगा तो क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर डैमेज करेंगे एल्वोलाई को। क्या करेंगे, डैमेज करेंगे एल्वोलाई को। अब जब एल्वोलाई डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या गैसेस एक्सचेंज होगी, नहीं होगी। इसके अंदर हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, विच इज़ योर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। बिल्कुल वाइटिश, टोटली वाइटिश अपीयरेंस देखते हैं हम इसके अंदर, एक्सरे के अंदर, तो हमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नज़र आती है। अब हाइलिन मेम्ब्रेन को हम किस तरह देखते हैं, हाइलिन ना एक लेयर होती है, राइट। ऐसी लेयर होती है हमारे लंग्स के अंदर जो थिक होती जाती है, बिल्कुल। और बनती किससे है, आपके फाइब्रन, आपके जो डेड सेल्स होते हैं उनकी वजह से, और प्लाज्मा प्रोटीन से।
और ये करती क्या है, हमारे जो लंग्स हैं उनमें जो गैसेस एक्सचेंज है उनको नहीं होने देती, राइट, उसको बिल्कुल नहीं होने देती, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। और इसकी जो मोस्ट कॉमन काज है ना, वो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। ठीक है, हमारे एल्वेओलाई डैमेज होंगे, उसमें इन्फ्लामेशन होगी और उसकी वजह से प्रोटीन सेल्स की लीकेज होगी, और प्रोटीन सेल्स की लीकेज होने की वजह से हमारी फॉर्मेशन क्या हो जाती है, हाइलिन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस इज अबाउट सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी कि उसका फिजियोलॉजी क्या है और उसकी पैथोलॉजी क्या है। अब रिस्क फैक्टर इंक्लूड सी सेक्शन। सी सेक्शन, जब सी सेक्शन होता है उसमें कोई यूट्राइन की कंट्रैक्शन नहीं होती। क्या होती है, यूट्राइन की कंट्रैक्शन नहीं होती। जब यूट्राइन की कंट्रैक्शन नहीं है तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, नहीं होंगे। जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगी, उसकी वजह से किसी भी किस्म की जो है वो सिंथेसिस की, सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होती है, सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस नहीं होती, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। मैटरनल डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर क्या हो सकता है, हमारी फॉर एग्जांपल मदर के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। मैटरनल डायबिटीज़ मेलिटस का मतलब यही होता है कि जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसके अंदर जो मैटरनल ग्लूकोज है उसका लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा। जब उसके अंदर ज़्यादा होगा तो फीटल का जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो सकता है, ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन इंसुलिन जब पैदा होती है वो ज़्यादा होती है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रोग्लैंडिन्स इनहिबिट हो जाते हैं, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाएंगे उसकी वजह से क्या होगा, हमारी सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। मेल सेक्स एंड सेकंड बॉर्न ऑफ द ट्विन, सेकंड बॉर्न ऑफ ट्विन, और इसके अंदर एक और भी होती है हाइड्रोप्स फेटालिस। उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी फ्लूइड की अकोमोडेशन होना स्टार्ट हो जाती है, और फ्लूइड की अकोमोडेशन से सीरियस कैविटीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, प्लूरिफियन, पेरिकार्डाइटिस, एसाइटिस, ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है हिस्ट्री के अंदर। और वो पेशेंट एग्जामिनेशन में क्या करता है कि 48 टू 72 आवर्स ऑफ द लाइफ, मतलब कि हमारे पास एक बच्चा प्रेजेंट हुआ और उसको क्या है, जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ उसका रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस था, और उसके जो एक्सरे है उसके जो हमने पढ़ा है कि ग्राउंड ग्लास लाइक अपेयरेंस हमने पढ़ी है, ग्राउंड ग्लास लाइक अपेयरेंस। अब ग्राउंड ग्लास लाइक अपेयरेंस उसके एक्सरे पे है, हम क्या क्या देखेंगे, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द कंडीशन, तो क्या होगी, सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी। अगर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन का एक बच्चा आपके पास न्यूनेट है, वो पैदा हुआ और उसको सीवियर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, सीवियर ये बीमारी है, और उसमें क्या, वो उसमें एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, सर्फेक्टेंट थेरेपी इनिशिएटेड, सर्फेक्टेंट थेरेपी इनिशिएटेड। तो आपके अंदाजे में क्या होगा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इन दिस लंग्स, तो क्या होगा, रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन, रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन इन द एल्वोलाई। और इसके अंदर वही हिस्ट्री है कि आपका बच्चा प्रेजेंट करेगा 48-72 और रिस्पिरेटरी रेट मोर देन 60 पर मिनट, प्रोग्रेस हाइपोक्सिया होगा, साइनोसिस होगा, नेजल फ्लेयरिंग होगा, इंटरकोस्टल इंट्रैक्शन होगा, एक्सपायरेटरी ग्रांटिंग होगी। मोस्टली आपने वही याद रखना है कि हाइपोक्सिया हो सकता है, रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो मैंने आपको पैथोलॉजी बताई है, और उसी वजह से हमारी जो सी क्लिनिकल फीचर्स हैं वो आपको मिलते हैं कि उसमें टैकिपनिया भी हो सकता है, और साइनोसिस तो ऑफ कोर्स प्री टर्म के अंदर लाजमी होता है, ब्रेथ साउंड उनके अंदर डिक्रीज होती हैं। अगर बात करें डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस में क्या है, आर्टीरियल ब्लड गैस। आर्टीरियल ब्लड गैस का क्या मतलब होता है, हाइपोक्सिया था उसको, बिल्कुल था, हाइपरकैपनिया था, बिल्कुल था, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस था, बिल्कुल था। ये होती है एबीजी, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, हाइपोक्सिया, हाइपरकैपनिया प्लस रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, इसके अलावा ब्लड कल्चर्स टू ड्रॉ द इन्फेक्शंस, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस कंफर्म द करेक्ट एक्सरे डेफिनेशन को हम कैसे देखेंगे, यहाँ देखें। अब वो कहता है न्यूनेटल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है, ग्राउंड क्लास अपीयरेंस। आपने ये याद रखना है, टोटली वाइट अपीयरेंस, टोटली वाइट अपीयरेंस। ट्रांजिएंट टैकिपनी ऑफ द न्यूबॉर्न इम्यूनिटी इन दिस। अब इसके अंदर ना जो प्री हाइलर स्ट्रीकिंग, यहाँ पे ना आपको हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइंस नजर आती हैं ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आती हैं हमारे ट्रांजिएंट टैकिपनिया के अंदर। हाइलर स्टिकिंग का मतलब ये होता है कि जो वेस्कुलर मार्किंग्स है ना वो बिल्कुल शो हो रही होती है। क्या होती है, जो वेस्कुलर मार्किंग्स होती हैं, वेस्कुलर मार्किंग्स बिल्कुल शो हो रही होती हैं। क्यों, देखो जब हमारी बॉडी के अंदर लंग्स की जो क्लियरेंस है वो डिले हो जाए, राइट, जो उसकी जो लंग्स की क्लियरेंस है अगर डिले हो जाए, फीटल लंग्स के अंदर जो फ्लूइड है जब बच्चा पैदा होता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्री हाइलर स्ट्रीकिंग हो सकती है। इसके अलावा जो लंग्स है वो इन्फ्लामेटेड हो सकते हैं। लिटिल बिट क्या हो सकती है, कार्डियोमेगाली भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कार्डियोमेगाली। इसके अलावा वो कहता है व्हाट इज़ मकोनियम एस्पिरेशन। मकोनियम एस्पिरेशन इस वजह से हो सकती है कि जो हमारी बॉडी के अंदर अमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कहाँ चला जाता है, हमारे लंग्स के अंदर, जो इन्फेंट्स होते हैं उनके लंग्स के अंदर चला जाता है, और किन बच्चों में होता है, मोस्टली पोस्ट टर्म या प्री टर्म बच्चों के अंदर हो सकता है। अब ये जो मकोनियम होता है वो क्या करता है, अब हमारे किस ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है,
एयरवेज को। अब जब एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे उसकी वजह से क्या होगी, पैची इन्फ्लेट्स, इरेगुलर इन्फ्लेट्स या पैची इन्फ्लेट्स हमें शो होंगी। हमारी जो मेकोनियम है वो ब्लॉक हो जाएगी। उसकी वजह से क्या हो सकता है, एटलेक्टेसिस होती है, हाइपर इन्फ्लेमेशन शो होगी। डायाफ्राम फ्लैटन नजर आएगा, क्या आएगा, डायाफ्राम फ्लैटन। इसकी वजह से क्या आ सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। आखिर में है कंजेनिटल नमोनिया। कंजेनिटल नमोनिया क्यों हो सकता है, हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन हुआ इंट्रायूट्राइन, इंट्रास्ट्रेप्टोकोका या ई इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हुआ हमारे लंग पैरेन्काइमा पे, जिसकी वजह से एल्वेलाई की क्या हो सकती है, कंसोलिडेशन, और गैसेस की जो एक्सचेंज है वो क्या हो सकती है, इम्पेयर्ड हो सकती है। और इसके अंदर नॉन स्पेसिफिक पैची इन्फ्लेट्स शो होते हैं, मतलब कि लोकलाइज्ड और जो वाइड स्प्रेड कंसोलिडेशन एरियाज वो शो होते हैं। प्लूरल फ्यूजन भी हो सकती है और लो लंग वॉल्यूम हो सकता है। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, NRDS, और इम्पॉर्टेंट क्या है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ट्रीटमेंट देखें ना, ट्रीटमेंट में हमने कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर CPAP। आप ना एक डिजीज़ पढ़ेंगे मेडिसिन के अंदर, होप्सो आएगी, स्लीप एपनिया, उसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ही आपका CPAP है। CPAP प्रोसीजर होता है, इसके अंदर हम जो है वो ना प्लास्टिक की एक ना मशीन होती है, ठीक है, वो प्लास्टिक की मशीन जो है ना वो ऐसे नाक के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। जब वो नाक के ऊपर रखते हैं ना, मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनके अंदर तो स्टार्टिंग के अंदर उन्हें कोई ना कोई नाक का इन्फेक्शन हो सकता है उसके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, लेकिन उसका यूज टू हो जाते हैं, राइट। तो इसके अंदर क्या है, इसका ट्रीटमेंट कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर, CPAP और इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब इस मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो हम पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट एफिशिएंसी, डिग्री मोर्टालिटी, इसके अंदर क्या करेंगे, हमने सर्फेक्टेंट देंगे, रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, CPAP देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह देंगे। अब मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब आपने मैकेनिकल वेंटिलेशन आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया। क्यों भाई, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक जब मैकेनिकल वेंटिलेशन पे आप उसको रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी उसकी हाई डिमांड होगी, वो आपको क्या कर सकते हैं, हमारे जो लंग्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, इमेच्योर जो लंग्स हैं उनको डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और काज क्या करता है, बैरो ट्रॉमा, इसमें वायरल ट्रॉमा भी आ सकता है। क्यों, ऑक्सीजन की जो टॉक्सिसिटी है ना वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, ठीक है। क्यों, मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से हमारी जो एल्वुलरी एपिथेलियम है उनके अंदर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमारे जो एल्वोलाई हैं उसके अंदर जो वेंटिलेशन जो है, पॉजिटिव प्रेशर जो वेंटिलेशन वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और उसमें क्या होता है, जो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है, क्यों, एसिडोसिस की वजह से, किसकी वजह से, एसिडोसिस की वजह से क्या हो सकता है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। पेटेंट ऑक्टासार्टियोसिस क्यों हो सकता है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, जब इंसुलिन पैदा होगा तो क्या होगी, PG की प्रोडक्शन कम, इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। जब पोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिट हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से क्या होगा, शंटिंग ऑफ द ब्लड, लेफ्ट राइट शंटिंग होती रहेगी, और इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से रेटिनोपैथी भी देख सकते हैं, नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ऑल दैट दिस ये मैंने आपको बता दिया, कम्प्लीकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट में वही है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से आपको मोस्टली ये जो सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो दिस इज़ ऑफ इट, बस इसके अंदर आपने जो इंपॉर्टेंट मैंने एक दो MCQs बताया कि किस तरीके से प्रेजेंट होता है और किस तरीके से जो है वो हिस्ट्री है। बेसिकली सर्फेक्टेंट का अगर उन्होंने वो जिक्र करते हैं, और ABGs के अंदर वो बताते हैं कि हमारी जो बच्चा है उसको क्या है, एसिडोसिस है, और इसके अलावा बच्चे को जो है वो हाइपोक्सिया हो गया, हाइपरकैपनिया हो गया, तो उस वजह से हमारी जो अगर प्रेजेंट होता है आपके पास MCQ सिनेरियो तो उसके अंदर ये चीज़ें देखेंगे। और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस लाजमी आपने पढ़ना है। सो दिस इज़ ऑफ इट, नेक्स्ट इंशाल्लाह शॉर्ट टॉपिक्स हैं आपके, वो नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।